Hello, my dear students. Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you all automobile engineering of 6th semester students in the subject 621 vehicle air conditioning. Module 1 is the concept of refrigeration. इसमें आज हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे जिसमें कि we will recall the thermodynamics, laws of thermodynamics. यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं बेसिकली ये रेफ्रिजरेटर के लिए है और ये क्लासियस स्टेटमेंट के अनुसार आता है जिसमें कि लोअर लेवल से हीट को हम ट्रांसफ़र करते हैं अपर लेवल की ओर विद द हेल्प ऑफ वर्क डन, जिसमें कि अपर लेवल जो है वो हाई टेम्परेचर TH पर है जबकि लोअर लेवल TL पर है. दिस इज द थीम ऑफ अवर वीडियो. इन द लास्ट सेक्शन वी हैव स्टडीड, हमने जाना था कि रेफ्रिजरेशन, क्रायोजेनिक्स, मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, प्रशीतन की विधियाँ कौन सी हैं, एयर कंडीशनिंग के बारे में जाना, और रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन और क्रायोजेनिक के बीच में हमने अंतर भी जाना. एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन एवं वातानुकूलन के अनुप्रयोग देखे, और कार एयर कंडीशनिंग किस प्रकार की होती है उसका हमने लेआउट देखा. तो नाउ वी विल रिकॉल थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमें रेफ्रिजरेशन में उपयोग में आना है. So let's start with the content. We will recall thermodynamics by the recalling first law of thermodynamics. ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम की सीमाएं क्या हैं. इसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें कि दो कथन है, केल्विन प्लांक कथन और क्लासियस कथन. इसके बाद हम हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में जानेंगे और सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे. So now let us start from the first law of thermodynamics. हमने लास्ट ईयर पिछली क्लास में जाना था कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है बेसिकली इट स्टेट्स दैट हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम के अनुसार ऊष्मा एवं कार्य परस्पर परिवर्तनीय है एंड इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यह ऊर्जा विनाशता के नियम पर आधारित है. इसमें हम देखें कि जो बात हो रही है, सपोज ये एक सिस्टम है जिसमें कि हीट दी जा रही है और वर्क इसमें से आउटपुट है, तो दोनों हीट भी पॉजिटिव होती है और वर्क भी पॉजिटिव होता है और ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस कहलाती है. इसका एग्जांपल हीट इंजन है. अब यदि हम वर्क दें और हीट को लें तो वर्क भी नेगेटिव होगा क्योंकि हम सिस्टम को दे रहे हैं, ये हमने साइन कन्वेंशन में जाना था, और हीट यदि निकले तो वो भी नेगेटिव कहलाती है. ये साइन कन्वेंशन है. तो इस प्रकार से हम देखें, जो हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स देखे थे वो 3 प्रकार के थे. एक साइकिल थी, तो साइकिल के लिए जो है ये जो हीट और वर्क ट्रांसफर हो रहा है, साइक्लिक डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक डेल डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ हम अप्लाई करते हैं. वही यदि हम क्लोज सिस्टम में बंद तंत्र के लिए करते हैं, सो डेल क्यू विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू. यहाँ पर डी यू जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जबकि वहीं यदि हम ओपन सिस्टम में आ जाएं जहाँ पर फ्लो वर्क होता है तो वहाँ पर डेल क्यू इक्वल्स टू डी, डेल यू की जगह डेल एच आ जाता है प्लस डेल डब्ल्यू. तो यहाँ पर ये जो डी एच है बेसिकली डी यू प्लस फ्लो वर्क डी यू प्लस पी डी वी होता है. तो ये एक नट शेल में है कि हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में ये पढ़ा था कि हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल है, यानी ऊष्मा एवं कार्य परस्पर परिवर्तनीय है और ये ऊर्जा विनाशता के नियम पर आधारित है. 3 तरह के तंत्रों के लिए हमने यहाँ पर इसकी इक्वेशन को किया था, फिर न्यूमेरिकल्स भी किए थे, लेकिन इसके साथ हमने इसकी कुछ सीमाएं भी पढ़ी थी. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ. तो पहली बात तो यह है कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट. इसमें अभी जैसा हमने चित्र में बताया था कि सिस्टम के अंदर ऊष्मा आ रही है या सिस्टम्स के अंदर ऊष्मा को हम दे रहे हैं, तो उसमें ऊष्मा प्रवाह की दिशा पर कोई प्रतिबंध नहीं है. दूसरा, प्रैक्टिकली ड्यू टू लॉसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क. तो प्रायोगिक रूप से हानियां होती हैं जिसमें कि हम बोलें कि घर्षण की हानि होती है या हीट लॉस होते हैं, तो उसमें ऐसा संभव नहीं है कि ऊष्मा को समान मात्रा में कार्य में परिवर्तित किया जा सके. इसका मतलब ये है कि यदि हम 100 किलो जूल का हीट दें और हमको 100 किलो जूल का वर्क मिले, ये पॉसिबल नहीं है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, जबकि ये बोलता है कि नहीं ये संभव है. तो ये 2 इसके लिमिटेशन है, एक डायरेक्शन पर और दूसरा इसके अमाउंट पर. तो इन सीमाओं को, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ को, प्रथम नियम की सीमाओं को
दूर किया गया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ऊष्मागति का नियम, बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स, केल्विन प्लैंक एंड क्लेसियस। तो ऊष्मागति के द्वितीय नियम में बेसिकली दो नकारात्मक केल्विन प्लैंक एवं क्लेसियस कथन है। मतलब इस लाइन से ये पता लग रहा है कि पहला कथन जो है केल्विन प्लैंक है और दूसरा क्लासियस है, लेकिन दोनों के दोनों जो है वो नेगेटिव है या नकारात्मक है, क्योंकि शुरुआत कहाँ से करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए हम इनको नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। अब देखिए हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट देखें, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको रिवीजन कर रहे हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, ये नेगेटिव हो गया, विच विल ऑपरेट इन अ साइकिल एंड विल डू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। यानी कि केल्विन प्लैंक के कथन के अनुसार ऐसी कोई भी युक्ति बनाना असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम पर कार्य करे और बराबर कार्य उत्पन्न करे। देन व्हाट इज पॉसिबल, तो फिर संभव क्या है, ये तो इम्पॉसिबल है। यानी इस स्टेटमेंट से एक युक्ति का जन्म हुआ है, तो वो कैसे हुआ, इसको हम चित्र के माध्यम से समझें। ये जो चित्र बनाया है, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ये है कि इट इज इम्पॉसिबल, क्या कि ये साइक्लिक पे काम कर रहा है हमारा इंजन, और साथ साथ में क्या हो रहा है, ये साइकिल पे काम कर रहा है और एक ही रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को ले रहा है और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क दे रहा है, ये इम्पॉसिबल है। देन व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज पॉसिबल, पॉसिबल क्या है कि यदि हम जो ऊष्मा है उसके कुछ हिस्से को हम रिजेक्ट कर दें, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ऊष्मा स्रोत है, स्रोत से हमने ऊष्मा ली, हमको कार्य मिला और साथ में हमने कुछ भाग जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई। अब एक वो जहाँ से हम ऊष्मा ले रहे थे उसको हम बोलेंगे स्रोत और उसका तापक्रम था TH, H फॉर हायर, और जहाँ हम दे रहे हैं ऊष्मा को, निष्कासित कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे सिंक या अभिगम, जो है TL पर, मतलब लोअर टेम्परेचर पर। तो यदि कोई ऐसा संभव है कि हम कुछ हिस्सा सिंक को दें तो हमें कार्य मिल सकता है, और कार्य जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, QH माइनस QL। तो ऐसी युक्ति को हम बोलते हैं ऊष्मा इंजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि केल्विन प्लैंक कथन नेगेटिव स्टेटमेंट है, उसने ये बताया क्या पॉसिबल नहीं है, तो फिर पॉसिबल क्या है कि आप कुछ हिस्से को सिंक में जाने दें तो फिर आप वर्क ले सकते हैं। आइए, इससे हमको एक चीज पता लगी कि ऐसी युक्ति को हम ऊष्मा इंजन या हीट इंजन कहते हैं। तो हीट इंजन के बारे में जान लेते हैं। हीट इंजन तो पॉसिबल क्या है कि आप कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, एक ऐसी युक्ति बनाओ विच विल आल्सो रिजेक्ट सम हीट टू सिंक, यानी ऐसी युक्ति बनाई जाए, ऐसा संभव है कि जो कि कुछ ऊष्मा को निष्कासित भी करे। निष्कासित भी करे मतलब उच्च तापक्रम कोष, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर TS से हीट सप्लाई हो, ऊष्मा प्रदाय की जाए और उससे कार्य लिया जाए, किया गया कार्य वर्डन आउट हो, बशर्ते कि कुछ हिस्से को ऊष्मा को निष्कासित किया जाए, QL निम्न तापक्रम कोष, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ऐसी युक्ति को हम नाम देते हैं हीट इंजन या ऊष्मा इंजन कहते हैं। अब इसमें दो हैं, एक है हीट सोर्स और एक सिंक। तो इसको हम हीट सोर्स बोल रहे हैं, यहाँ पर इसको हम हीट सिंक बोल रहे हैं। तो यानी कि केल्विन प्लैंक कथन से हमको एक युक्ति मिली जिसको हमने नाम दिया ऊष्मा इंजन। अब यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं, कुछ अपन एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज मैंने खाना खाता गया यानी ऊष्मा ली, और उसके बाद मैंने काम करता गया। अब यदि मैं फिर से खाना खाऊं और काम करूं तो ये पॉसिबल नहीं है, माना खाते जाओ और काम करते जाओ। या अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि यदि अपन ने पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल डालते गए और उससे अपनी गाड़ी चलती रही, ये संभव नहीं है। इसका क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे गाजर या इस तरह का टेपर्ड अगर हम साइलेंसर में लगा दें तो क्या होता है कि वो पेट्रोल भी है और कार भी होना चाहिए, लेकिन वो हमारा व्हीकल जो है वो बंद हो जाता है। तो ज़रूरी है कि वो गाजर को या मूली को हम हटाएं, जो हमारा एग्जॉस्ट पाइप है, तभी हमारी गाड़ी जो है आगे चलती है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमें कार्य चाहिए तो हमें एक स्रोत से उच्च ऊष्मा स्रोत से उच्च तापक्रम कोष से ऊष्मा को लेंगे, कार्य मिलेगा कब, जबकि हम उसके कुछ हिस्से को निष्कासित करें। ऐसी युक्ति को हम ऊष्मा इंजन कहते हैं। इसमें हीट सोर्स और सिंक होते हैं। तो
हीट सोर्स और सिंक की परिभाषा भी हम यहाँ पर जान लें। हीट सोर्स जो होता है ये हीट रिजर्वायर है, मतलब हीट सोर्स या सिंक बोथ आर द हीट रिजर्वायर, बट इसमें विच सप्लाइज हीट एंड रिमेन्स एट कांस्टेंट हाई टेम्परेचर नॉर्मली। सामान्यतः उच्च तापक्रम पर जो कोश होता है उसको हम ऊष्मा स्रोत कहते हैं, और ये उच्च तापक्रम पर होता है, ऊष्मा को प्रदान करता है। जबकि सिंक जो होता है सामान्यतः वो लो टेम्परेचर वाला होता है, निम्न तापक्रम पर ऊष्मा को ये क्या करता है, अवशोषित करता है। ये भी एक हीट रिजर्वायर है। तो इन नॉर्मल सेंस हम बात करें, सोर्स और सिंक, सोर्स यानी जहाँ से ऊष्मा को लिया जाए नॉर्मली उच्च स्रोत पर होता है, और सिंक जो है वो नॉर्मली लोअर टेम्परेचर वाला होता है। नॉर्मली वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं कि इससे हमें वर्क मिल रहा है। यदि हम उल्टा करें, जैसे कि मान लीजिए कि पानी कहाँ बहेगा, ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन यदि मुझे नीचे से ऊपर टंकी में पानी पहुंचाना है तो वहाँ मुझे मोटर चलाना पड़ेगी। तो वहाँ पर सोर्स और सिंक जो है, सोर्स मतलब जहाँ से हम ले रहे हैं और सिंक हम जहाँ पर दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली दे आर हीट रिजर्वायर्स फ्रॉम विच हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन और गिवन बट देयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये ऊष्मा कोश एक हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं जिनमें से कितनी भी ऊष्मा निकाली जाए अथवा प्रदान की जाए, निकाली मतलब स्रोत और प्रदान मतलब अभिगम, लेकिन इनका तापक्रम स्थिर रहता है। ये हाइपोथेटिकल है। किस प्रकार से? दे आर एनालॉगस टू सी फ्रॉम वेयर वॉट एवर अमाउंट ऑफ वाटर इज विड्रॉ और एडेड इट्स लेवल रिमेन्स कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट जो है वो समुद्र की तरह है, जिसमें से कितना भी जल निकाला या डाला जाए परंतु उसका तल जो है या स्तर जो है वो हमेशा स्थिर रहता है, जिसको हम बोलते हैं समुद्र की मर्यादा होती है। तो ये हीट सोर्स क्या होते हैं, सिंक क्या होती है, इसके बारे में हमने जाना। आइए हम क्लासियस कथन के बारे में जानते हैं। क्लासियस कथन क्या कहते हैं? क्लासियस अगेन इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, यहाँ तक तो कॉमन ही है। विच विल ऑपरेट इन अ साइकिल, ये भी था क्लासियस में, केल्विन प्लैंक में। तो इतनी लाइन तो कॉमन है। कौन सी? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच विल ऑपरेट इन अ साइकिल, यानी ऐसी कोई भी युक्ति बनाना असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम पर कार्य करे। अब चेंज होगा स्टेटमेंट, and will transfer heat from body at lower temperature to body at higher temperature, और निम्न तापक्रम वाले पिंड से उच्च तापक्रम वाले पिंड की ओर ऊष्मा को स्थानांतरित कर सके। देखिए, प्रथम नियम में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाली है कि जो ऊष्मा का प्रवाह होगा वो ऊपर से नीचे तो होता है टीएस से टीएल, लेकिन टीएल से ये क्यू अमाउंट है, ये टी एच की तरफ नहीं जा सकता। ये है इम्पॉसिबल और ये है क्लासियस कथन। तो फिर पॉसिबल क्या है? देन व्हाट इज पॉसिबल? तो फिर क्या संभव है? संभव है इफ यू विल डू वर्क ऑन सिस्टम, यदि आप तंत्र पर कार्य करें। इफ यू विल डू वर्क ऑन सिस्टम, यानी अभी जो चित्र देख रहे हैं इसमें यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं था, लेकिन यदि हम कार्य करते हैं डब्लू, यानी क्या हुआ, हम मोटर लगा दें तो पानी नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा। मोटर मतलब हम सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं, जबकि इंजन में हमें कार्य मिल रहा था। केल्विन प्लैंक कथन में कार्य मिल रहा था तो वर्क प्रोडक्शन था, जबकि यहाँ पर जो है हम वर्क सिस्टम को दे रहे हैं, मोटर से कंप्रेस पंप को चला रहे हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएगा, WP और WR। वो पानी की बात थी, हम यहाँ पर ऊष्मा की बात कर रहे हैं। ऊष्मा को निम्न स्रोत QL से QH ऊपर की बॉडी में पहुंचाना है, तो यू हैव टू डू द वर्क। बोथ आर सेम। ये इसको हम बोल रहे हैं पंप, इसको बोल रहे हैं रेफ्रिजरेटर। अब इसमें अंतर क्या है? ये दो चित्र बने हुए हैं, एक में P लिखा है जिसको हम बोलते हैं हीट पंप, एक में R लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं हम रेफ्रिजरेटर। तो अब इन दोनों में कुछ कुछ अंतर है, वो हम आगे डिटेल में देखते हैं। बट कॉन्सेप्ट यही है कि निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर हम ऊष्मा का प्रवाह कर रहे हैं, हम कर सकते हैं जबकि उस पर कार्य किया जाए तब। तो ये क्लासियस कथन था। तो आइए अब हम इसके बारे में जानें कि क्लासियस कथन के आधार पर कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। पहली है हीट पंप और दूसरी है रेफ्रिजरेटर। Heat pump is a device whose purpose is to maintain hot body at high temperature by supplying heat and doing work on system. इसको अलग अलग पढ़ते हैं। It is a device, एक युक्ति है, ये पंप है। To maintain hot body at high temperature, ये जो अपना रूम है इसको गर्म बनाए रखना,
ये काम है हीट पंप का। यहाँ पर पंप की बात नहीं हो रही है, जो पानी चढ़ाता है ऊष्मा पंप। इसका उपयोग यूजुअली विदेशों में किया जाता है, जो कि उत्तरी ध्रुव के आसपास रहते हैं, जैसे अमेरिका है, लंदन है, जहाँ पर की ठंड बनी रहती है और रूम में जैसे हमारे यहाँ पर हम कूलिंग करते हैं, वहाँ पर हीटिंग की जाती है। तो हीटिंग के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हीट है उससे हम एयर को सप्लाई करते हैं, तो गर्म एयर मिलती है, रूम गर्म हो जाता है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, इस रूम को हाई टेम्परेचर पर बनाए रखना। कैसे? हीट सप्लाई करेंगे, हम QH सप्लाई करेंगे बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। ये WP हम वर्क करेंगे। तो अभी हम हीट लेंगे कहाँ से? हम लेंगे कहाँ से? वातावरण से, एटमॉस्फेयर से लेंगे। जो वहाँ का बाहर का वातावरण है वहाँ से हम हीट को लेंगे, फिर पंप के थ्रू हम उसमें वर्क करेंगे तो हमको हीट हायर लेवल पर ट्रांसफर होगी, और जो QH होगी वो QL प्लस WP का सम होगी। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यही चित्र यहाँ पर है रेफ्रिजरेटर में, बट अंतर देखिए आप, यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर कहाँ था? निम्न तापक्रम स्तर पर, जबकि यहाँ पर तापक्रम क्या है? एटमॉस्फेयर कहाँ है? उच्च तापक्रम पर। तो अब रेफ्रिजरेटर का वर्क क्या होगा? यहाँ पर था हाई टेम्परेचर पर हॉट बॉडी को हीट ट्रांसफर करना, जबकि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि कोल्ड बॉडी जो है, कोल्ड बॉडी से ऊष्मा को निकालना जिससे कि वो ठंडी रह सके। अब इसको निकालना है तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वहां पर WP था, यहाँ पर WR होगा, और ये जो ऊष्मा होगी QH बराबर QL प्लस WP की जगह क्या आ गया? WR। ये वातावरण में रिजेक्ट होगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी टर्म बदल जाएगी कि हम, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर है उसमें क्या होता है, अंदर से हम एक कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर को चलाते हैं, मतलब वो वर्क करता है और हमारे उस स्थान को ठंडा बनाए रखता है। और आप रेफ्रिजरेटर के बाहर की ओर देखेंगे तो वहां गर्मी रहती है, यानी कि वो वातावरण को ऊष्मा निष्कासित करता है। इस केस में अब सोर्स और सिंक क्या होंगे? हम ले कहाँ से रहे हैं? नीचे से, और दे कहाँ रहे हैं? ऊपर की ओर। तो ये हमारे सोर्स और ये सिंक। लेकिन कब? जबकि वर्क किया जा रहा है। आप बोलेंगे कि यहाँ पर लो टेम्परेचर वाले को हम बोल रहे हैं कि सोर्स है, जबकि आपने कहा है कि सोर्स जो होता है वो हम हाई टेम्परेचर पर रहता है। बट सोर्स का एक और कॉन्सेप्ट है कि विच सप्लाइज द हीट। तो हीट सप्लाई यहाँ से हो रही है और जो वापस जा रही है वो यहाँ जा रही है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे हीट पंप और हीट रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस हुज पर्पज इज टू मेंटेन कोल्ड बॉडी एट लो टेम्परेचर। इसका क्या था? हॉट बॉडी एट हाई टेम्परेचर। इसको मेंटेन करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य है कोल्ड बॉडी एट लो टेम्परेचर। ये रेड कलर से सर्कल बना है वो देखें कैसे? बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट, हीट को अवशोषित किया जा रहा है लो टेम्परेचर से, एंड डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। तो ये हमारा हीट पंप और रेफ्रिजरेटर जो कि क्लासियस कथन पर आधारित है। अब आइए हम इसके बाद देखें। इसका मतलब हमने कुछ सिंबल्स यूज करे। TH यानी हायर टेम्परेचर, के फॉर केल्विन में। हमको यदि TH डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाए, सपोज दिया जाए 27 डिग्री, तो 27 डिग्री को हम TH में बदल सकते हैं 273 ऐड करके। ये हाई टेम्परेचर या उच्च तापक्रम है। तो आप ध्यान रखें, न्यूमेरिकल में यदि ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो आप इसमें 273 जोड़ करके TH लें। इसी प्रकार TL भी 273 प्लस स्मॉल टी मतलब डिग्री सेंटीग्रेड, कैपिटल T मतलब केल्विन, लो टेम्परेचर। QH जो आप ऊपर की तरफ देख रहे थे, हाई टेम्परेचर की ओर जो हम हीट ट्रांसफर कर रहे थे वो QH है किलोवाट में, और जो हम नीचे वाले लेवल से ले रहे थे, लो टेम्परेचर हीट ले रहे थे, अवशोषित कर रहे थे, वो QL, उसको TR में बताते हैं। ये एक नई टर्म है TR, आगे हम डिफाइन करेंगे। किलोवाट आप समझ रहे हैं, वो वर्क डन जो है, हम जो वर्क कर रहे हैं कंप्रेसर पर, वो किलोवाट में होगा। केवल QL एक TR करके टर्म आई है, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। तो इसके आधार पर हम देखें कि परफॉर्मेंस क्या होती है, निष्पादन क्या होता है। परफॉर्मेंस ऑफ एनी डिवाइस इज द रेशियो ऑफ व्हाट वी गेट टू व्हाट वी पे। किसी भी युक्ति का निष्पादन जो होता है, हमें क्या मिला से हमने क्या दिया का अनुपात होता है। अब यहाँ पर 3 बॉडी हमने पढ़ी है। देखिए, ये हाई टेम्परेचर पर सोर्स है और ये लो टेम्परेचर पर है। इसके बीच में 3 डिवाइस हैं, E हीट इंजन, P हीट पंप और R रेफ्रिजरेटर। इसमें देखिए आप कि आप
क्या दे रहे हैं इंजन में, देखिए आप क्या दे रहे हैं, QH, यहाँ से हीट ले रहा है इंजन और मिल क्या रहा है, वर्क इंजन का। तो व्हाट वी गेट WE, ओके, और बटे व्हाट वी पे QH। तो इन दोनों का अनुपात जो होगा वो इसका निष्पादन कहलाएगा ऊष्मा इंजन का, और इसको हम एफिशिएंसी या दक्षता के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब आइए हम पंप में बात करें। पंप में हम क्या चाहते हैं, हमें क्या मिला कि हाई टेम्परेचर पर जो हमने हीट ट्रांसफर करी वो मिली, मतलब QH मिला, और बदले में हमने दिया क्या, कार्य किया सिस्टम पर WP। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, QH हमें मिला बटे हमने क्या दिया, WP। अब इसको हम एफिशिएंसी नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मान 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि QH जो है वो WP प्लस QL है। तो इसको हम एक नई टर्म से डिफाइन करते हैं, EPR, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। तो पंप के लिए हम EPR यूज करते हैं, राइट। अब रेफ्रिजरेटर में देखिए आप, रेफ्रिजरेटर में हमें क्या मिल रहा है कि हम कितनी मात्रा अवशोषित कर पा रहे हैं, मतलब QL, और दे क्या रहे हैं हम, WR। तो COP क्या हो जाए, इसको रेफ्रिजरेटर के लिए क्या हो जाएगा वो, QL अपॉन WR। तो मतलब इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे COP। तो इफिशियंसी, EPR और COP ये हम यूज करेंगे निष्पादन के लिए। तो उद्देश्य ही था, हमें क्या मिला बटे हमने क्या दिया। आइए अब इसके बारे में देखें हम, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अभी हमने जो पढ़ा उसके बारे में जाने। एफिशिएंसी जो होती है ऑफ एनी सिस्टम इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। सामान्यतः हम यही जानते हैं कि निर्गम का आगम से जो अनुपात होता है उसको हम दक्षता कहते हैं, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट क्या है, वर्क डन, ये जो हमें मिल रहा है वर्क डन WE, और हमने क्या दिया, QH। तो W अपॉन QH। अब यहाँ पर जो यूज किया QS, हीट सप्लाइड भी बोला जा रहा है QH। तो एफिशिएंसी हो गया आउटपुट अपॉन इनपुट, W अपॉन QH ही मान लें आप। अब हम ये जानते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी हाई टेम्परेचर QH पर टेम्परेचर क्या है TH, QL पर क्या है TL। तो Q की जगह पर हम T यूज कर सकते हैं, राइट। इसलिए QH समानुपाती क्या हो जाएगा TH, और QL समानुपाती क्या हो जाएगा TL। यहाँ पर हम चित्र में भी देख रहे हैं कि QH बराबर क्या होगा, WE प्लस QL, या W बराबर क्या हो जाएगा, QH माइनस QL। W का अपन क्या लिख सकते हैं, QH माइनस QL। तो इफिशियंसी में W की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आउटपुट की जगह यहाँ पर देखें क्या लिख सकते हैं अपन, QH माइनस QL अपन QH, और Q को हम रिप्लेस कर सकते हैं TH माइनस TL अपन TH। तो इफिशियंसी का जो फार्मूला है, सिंबल ईटा यूज करते हैं हम दक्षता के लिए, ईटा इक्वल टू TH माइनस TL अपन TH। तो ये हमारा इसके फार्मूले हैं, और कहाँ से आए इसकी बात हुई। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो ऑफ हीट पंप क्या होता है, या इसको हम बोलते हैं ऊर्जा निष्पादन गुणांक, या शॉर्ट में लिखते हैं हम EPR। पर्पज ऑफ हीट पंप इज टू मेंटेन सिस्टम एट हाई टेम्परेचर। इसका उद्देश्य ये है, यानी ये हमें मिला, व्हाट वी गेट ये, और दिया क्या हमने, WP। इसलिए फिर EPR क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ हीट पंप इज द रेशियो ऑफ हीट सप्लाइड QH जो हमने दी है टू द वर्क डन जो हमें सिस्टम को दिया है। तो ऊष्मा पंप का ऊर्जा निष्पादन अनुपात तंत्र को प्रदाय ऊष्मा का तंत्र पर किए गए कार्य से अनुपात होता है। इसको पंप के निष्पादन गुणांक के नाम से भी जाना जाता है। मैंने या तो हम इसको EPR लिख सकते हैं, या COP के साथ में P लगा होगा, COP पंप, क्योंकि COP हम रेफ्रिजरेटर के लिए भी यूज करते हैं। तो यदि हमको COP लिखना है तो वहां पर P लगाना पड़ेगा पंप का, अदरवाइज आप EPR से लिख सकते हैं। इनपुट आउटपुट क्या है, QH बटे WP। QH WP को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, QH माइनस QL जैसा लिखा, तो EPR क्या हो जाएगा, TH अपन TH माइनस TL। ये फार्मूला है। अब हम बात करते हैं COP की। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है, प्रशीतन का निष्पादन गुणांक, इसमें सबसे पहले पर्पज देखें हम रेफ्रिजरेटर का, टू मेंटेन सिस्टम एट लो टेम्परेचर। ये हमारा है आउटपुट, और हमने दिया क्या है, WR। तो QL अपॉन WR, WP गलत लिखा गया, WR है, तो इसको हम COP बोलते हैं। तो COP इज द रेशियो ऑफ हीट सप्लाइड टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो प्रशीत तंत्र का निष्पादन गुणांक तंत्र से निकाली गई ऊष्मा का तंत्र पर किए गए कार्य से अनुपात होता है, QL अपॉन WP। QL WP को हम QH माइनस QL लिख सकते हैं, तो COP हो जाएगा हमारा TL अपॉन TH माइनस TL। तो इसका मतलब हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। अब इन तीनों में आपस में संबंध देखिए।
हमने एफिशिएंसी का फार्मूला क्या निकाला, टी एच माइनस टी एल अपान टी एच, और ईपीआर का क्या निकाला, टी एच अपान टी एच माइनस टी एल। इसका मतलब ये हुआ कि ईपीआर जो होगा, जो आपकी एफिशिएंसी है उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ईपीआर इक्वल्स टू 1 अपान एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ, यदि एफिशिएंसी आपकी 0.5 है तो ईपीआर कितना हो जाएगा, 2, 1/0.5। क्लियर। अब इस ईपीआर में से हम एक माइनस कर दें तो टी एच अपान टी एच माइनस टी एल माइनस 1, तो यहाँ पर एलसीएम टी एच माइनस टी एल आएगा और यहाँ पर टी एच से टी एच कैंसिल होकर टी एल अपान टी एच माइनस टी एल बराबर क्या हो जाएगा, सीओपी। यानी कि ईपीआर में से एक को माइनस कर दें तो सीओपी आ जाएगा। तो अभी हम बात करें, यदि ये 0.5 है इफिशियंसी 50% या 0.5 बोलें, तो ईपीआर कितना हो जाएगा, 2, और 2 में से एक माइनस कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा हमको, सीओपी। या कॉमनली ईपीआर इज इक्वल टू 1 अपान एफिशिएंसी इक्वल टू सीओपी प्लस 1। यानी सीओपी पता हो तो आप एक जोड़ दें तो ईपीआर मिल जाएगा, ईपीआर का उल्टा कर दें तो एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो इन तीनों में संबंध जो है इन सूत्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसी पर आधारित है हमारे न्यूमेरिकल्स। तो आइए हम पहले टी आर का मतलब समझ लें। जो टी आर हमने लिखा था क्यूएल को, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। चूंकि हम रेफ्रिजरेटर पढ़ रहे हैं तो उसमें जो रेफ्रिजरेशन या प्रशीतन, टन प्रशीतन की इकाई है। इसकी परिभाषा देखें आप, इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट। ये क्या है, ऊष्मा की मात्रा है। सबसे पहले ब्लू कलर जो लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं कि आप इस पर खास ध्यान दें। Amount of heat required to be removed to produce 1 ton of ice within 24 hours from the water when the initial condition of water is at 0 degree centigrade is called ton of refrigeration. धीरे धीरे पढ़ते हैं। Amount of heat required to be removed to produce 1 ton of ice, यानी कि 1 टन आइस विद इन 24 आवर्स पानी से 1 टन बर्फ को बनाना है तो पानी से बर्फ बनाने के लिए आपको ऊष्मा निकालना पड़ेगी। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ आइस। समय भी दिया है, विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द वाटर व्हेन द इनिशियल कंडीशन ऑफ वाटर इज एट 0 डिग्री। पानी का जो तापक्रम होना चाहिए जो हम ऊष्मा निकाल रहे हैं वो 0 डिग्री हो, तो इसको हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, टी आर क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, पहली चीज। दूसरा, 1 टन ऑफ आइस बनाना है 24 घंटे में पानी से, जबकि पानी प्रारंभिक तापक्रम 0 डिग्री हो। ये 4 चीजें इसमें आना बहुत जरूरी है। हिंदी में बोले, 24 घंटे में 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रारंभिक तापक्रम वाले जल से 1 टन बर्फ बनाने के लिए निकाली गई ऊष्मा की मात्रा को प्रशीतन टन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, पानी से बर्फ बना रहे हैं। वी नो दैट लेटेंट हीट ऑफ वाटर टू आइस इज L 80 किलो कैलोरी पर केजी। हम जल से बर्फ की गुप्त ऊष्मा, जल से जब हम बर्फ बनाएंगे तो गुप्त ऊष्मा हमको निकालना होगी कितनी, 80 किलो कैलोरी पर केजी। तो हम यहाँ पर टी आर में देखें, जो क्यू है, क्यू क्या बोला अपन ने, हीट, तो क्यू टन टी आर में, नॉट किलोवाट में। सबसे पहली बात वजन आएगा एम एल आता ना, एम कितना हो जाएगा, 1000 kg। टन है मतलब 1000 kg, राइट, बराबर 1 टन। इसके बाद 80 किलो कैलोरी, एम इंटू एल, बट समय कितना लग रहा है, 24 आवर्स, तो हम इसको मिनट में बदलने इंटू 60 भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 80,000 अपान 1440 या 55.55, या हमको अप्रोक्सीमेट इसको बोल सकते हैं 50 किलो कैलोरी पर मिनट। तो 1 टी आर जो होता है वो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए 50 किलो कैलोरी पर मिनट के बराबर होता है। तो हमने देखा 1 टी आर बराबर कितना होता है, 50 किलो कैलोरी पर मिनट, या हम किलो जूल में ले तो 4.2 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 210 किलो जूल पर मिनट। या हमको किलो वाट में चाहिए तो सेकंड के लिए 60 से भागा लगाना पड़ेगा, तो 210/60 यानी 3.5 किलो जूल पर सेकेंड या किलो वाट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने अभी अभी देखा था, कौन कौन सी चीजें देखी थी, एक बार फिर से देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर क्यू डब्ल्यू देखा हमने किलोवाट में, क्यू एच किलोवाट में, और ये टी आर में है। तो अभी हमने क्या पढ़ा,
TR को किलोवाट में बदलना पड़ेगा, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3.5। अब QH कभी कभी किलो जूल पर मिनट में भी निकाल पा रहे हैं, तो अपने को कितने से, ये TR में है तो अपन इसको 3.5 से गुणा कर सकते हैं, तो किलो जूल पर सेकेंड या किलोवाट हो जाएगा। 210 से गुणा करेंगे तो किलो जूल पर मिनट हो जाएगा। और किलो कैलोरी आजकल यूनिट्स यूज नहीं होती है, तो उसमें यदि हो तो 50 से कर दें आप, या ये ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, बट आजकल तो किलो जूल पर मिनट MK सिस्टम यूज नहीं होता है, बल्कि ऐसा यूनिट्स ही होता है। तो इस प्रकार हमने कुछ दो संबंधों के बारे में खास जाना है। पहली चीज, जो तीनों युक्तियां हैं, हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, इनकी जो परफॉर्मेंस रेशो है, EPR या इफिशिएंसी या COP, इनमें आपस में संबंध, इनके सूत्र और TR का कन्वर्जन, TR की परिभाषा, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, प्रशीतन की इकाई है, इसकी परिभाषा और इसके कन्वर्जन कि 1 TR इक्वल टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट या 210 किलो जूल पर मिनट या 3.5 किलोवाट। अब जब हमको इतना पता लग गया, तो अब हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। देखिए, अब मशीन इज वर्किंग बिटवीन 30 डिग्री एंड -15 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड और -15 आ रहा है, मतलब है क्या, स्मॉल टी, बड़ा वाला TH, छोटा वाला TL। तो हमको TL यदि चाहिए, TH है ये, बेसिकली L गलत लिखा है। TH बराबर क्या, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना हो जाएगा 30 + 273, तो कितना हो जाएगा 303 के। यानी ये डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना जरूरी है, क्योंकि हमारे सारे फार्मूले कैपिटल T की टर्म्स में है, यानी टेम्परेचर जिसमें केल्विन में है। तो TL है ये, H नहीं है, L नहीं H है। दूसरा लोअर टेम्परेचर जो है वो -15, तो इसमें +273 करेंगे तो वी विल गेट 258। दो चीजें दी गई हैं, आपको क्या निकालना है, परफॉर्मेंस ऑफ मशीन, यदि वो हीट ऊष्मा इंजन की तरह कार्य करे, ऊष्मा पंप की तरह कार्य करे या प्रशीतत्र की तरह करे। इफ इट विल वर्क एज हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। इफिशियंसी का फार्मूला क्या था, TH - TL अपॉन TH, 303 - 258 अपॉन 303, और वी विल गेट 0.1485, या परसेंट में 100 से गुणा कर दें, 14.85%। क्लियर। अब EPR का फार्मूला देखें, हम फार्मूले से TH अपॉन TH - TL, 303/45 6.73, या हम इसको अभी जो संबंध पड़ा था उससे निकाल सकते थे, क्या था, 1 अपॉन इफिशियंसी, तो 1 अपॉन 0.1485 करेंगे तो भी कितना आ रहा है, 6.73। अब आप COP बता सकते हैं कितना होगा, इसमें से एक कम कर दो, 5.73, ये देखो 5.73 आ गया सबसे नीचे। हम फार्मूले से भी निकाल लेते हैं COP को, TL अपॉन TH - TL, 258 अपॉन 303 - 28, 258 अपॉन 45, 5.73, देखिए सेम आ रहा है। तो आप फार्मूले से निकाल लें, या उनके बीच में आपस में संबंध है तो भी आप निकाल सकते हैं। जबकि टेम्परेचर लिमिट दी थी, तो हमने इफिशियंसी निकाली 14.85%, EPR 6.73 और COP 5.73। एक और करते हैं, रेफ्रिजरेटर ऑफ 1.5 TR कैपेसिटी। अभी कैपेसिटी TR आ गई, मतलब कौन सी हुई है, ऊष्मा निकाली गई, QL नीचे से निकाली गई, इस पॉइंट को समझें। एक प्रसिद्ध तंत्र है जिसकी कैपेसिटी 1.5 TR है, मतलब आप QL लेंगे 1.5 TR, और TR है जिसको आप इमीडिएटली 3.5 से गुणा कर दें और किलोवाट में ले लें, क्योंकि यही उपयोग में आना है। रिक्वेस्ट 2.2 किलोवाट पावर, पावर यानी वर्क 2.2 किलोवाट टू मेंटेन -37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -37 मतलब लोअर टेम्परेचर, -37 + 273 236। कैलकुलेट COP, सिंक टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्टेड टू सिंक। COP निकल आएगा, सिंक टेम्परेचर मतलब यहाँ पर सिंक, अब देखिए माइनस में नहीं प्लस में होगा, मतलब जहाँ पर ऊष्मा दी जा रही है, एटमॉस्फेयर, तो TH निकालना है और QH निकालना है। COP वेरी सिंपल, हमको क्या भाई, QL अपॉन W, दोनों फार्मूले COP के, TL अपॉन TH - TL या QL अपॉन W। तो आपने को QL और W पता है तो अपन उससे निकाल लेंगे 5.25 अपॉन 2.2 2.39। फिर COP को TL अपॉन TH - TL वाले फार्मूले रखेंगे, तो यहाँ से हमको COP रखेंगे 2.39, TL दिया है 236, TH - 236 या TH - 236 बराबर 98.99, तो TH में 236 यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, वी विल गेट 334.89। यस, ये केल्विन में आएगा, या डिग्री सेंटीग्रेड में बताना हो तो -273 कर देंगे, सो वी विल गेट 61.89, तो ये TH आ गया।
QH क्या होता है, W प्लस QL। W हमारे पास क्या है 2.2 और QL कितना है 5.25, दोनों को जोड़ दें 7.45 किलोबाइट। ये सवाल हो गया। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट EPR एंड एफिशिएंसी ऑफ COP इज 6। बहुत सिंपल सा, यदि 6 है तो COP है 6 तो EPR कितना हो जाएगा 7 और 1/7 क्या हो जाएगी एफिशिएंसी। इसको अपन ओरली भी कर सकते हैं। COP 6 है, EPR क्या हो जाएगा, EPR बराबर क्या होता है COP प्लस 1, 6 प्लस 1 7 और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/EPR, तो वह 1/7 आ गया। चलो सिंपल सा। तो इस प्रकार से अब हम कंपेयर कर सकते हैं हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर पर। इसमें देखिए सबसे पहले कथन जो है स्टेटमेंट है हीट इंजन बेस्ड ऑन केल्विन प्लैंक कथन, जबकि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर जो है वो क्लासियस कथन पर आधारित है। इनपुट जो दिया जाता है हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर ऊष्मा इंजन में, जबकि इसमें वर्क दिया जाता है, इसलिए हम इसको वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस या कार्य अवशोषित इकाई बोलते हैं, ऊष्मा पंप को भी और प्रशीतयंत्र को भी। आउटपुट जो मिलता है हमें हीट इंजन में वो वर्क मिलता है, इसलिए हम इसको वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस भी कहते हैं, कार्य उत्पन्न करने वाली इकाई। जबकि इसमें जो आउटपुट है पंप में हीट सप्लाइड एट हाई टेम्परेचर मतलब QH होता है, हमको आउटपुट मिलता है, जबकि इसमें QL होता है कि हम कितनी ऊष्मा निकाल के उसको निम्न तापक्रम पर बनाए हुए हैं। निष्पादन गुणांक जो है इसमें हम एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, इसमें हम EPR या COP के नाम से जानते हैं, इसमें सिंपली हम COP के नाम से जानते हैं। रिलेशनशिप एफिशिएंसी इक्वल टू होता है 1/EPR TH माइनस TL अपन TH, या EPR होता है 1/ एफिशिएंसी TH अपन TH माइनस TL, या COP होता है EPR माइनस 1, या ये फार्मूला है। और इनमें आपस में आप ये वाला चित्र भी बना सकते हैं आसानी के साथ, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर इंजन में क्या हो रहा है, आप QH दे रहे हैं और आपको WE मिल रहा है, यहाँ पर WP दे रहा है और आप हाई लेवल पर टेम्परेचर पर QH दे रहे हैं, जबकि रेफ्रिजरेटर के केस में आप QL निकाल रहे हैं और WR वर्क कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ क्या है, प्रथम नियम की सीमाएं क्या है, सेकेंड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में जाना, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लासियस कथन। इसके बाद हमने हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में जाना, फिर ऊष्मा इंजन, ऊष्मा पंप एवं प्रशीतयंत्र क्या है, फिर हमने कुछ 2 और 3 सिंपल न्यूमेरिकल्स किए और बाद में हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में कंपैरिजन किया। तो अब आप असाइनमेंट कर सकते हैं कि एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड राइट इट्स लिमिटेशंस। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का वर्णन कर सकते हैं, उसकी सीमाएं लिख सकते हैं। राइट केल्विन प्लैंक एंड क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उनके कथनों को लिखना है। फिर आप हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का वर्णन कर सकते हैं, उनके कंपैरिजन कर सकते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं COP क्या होता है और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्योंकि आगे चल करके हमको COP और TR में ही डिस्कशन होगा, क्योंकि हम रेफ्रिजरेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बुक्स के मामले में यहाँ पर बुक्स की लिस्ट दी हुई है, जिसमें कि आप इसकी मदद ले सकते हैं। हिंदी में भी है एक दीपक प्रकाशन की बुक, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। So thank you very much for watching this video.